जय हिंद दोस्तों। आइए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18। इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है जो कि यूनिट 1 नाम से है और यूनिट 2 इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है आईसीआई का मॉड्यूल्स में। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं सर क्या है इसमें। इस चैप्टर में सर हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जैसे बाहर का नाम और घर का नाम फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो वही चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ लागू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट। ठीक है, इस चैप्टर में सर हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी से रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स है, क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। प्राइवेट कंपनी का कोई रूल नहीं होता। ठीक है, और इसमें पढ़ना भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी अपना मन मर्जी पे चलता है। ठीक है, हम जैसे चाहें जो चाहे कर सकते हैं, उसका कोई भी माई बाप नहीं है प्राइवेट कंपनी का। ठीक है, पब्लिक कंपनी का माँ बाप सब है, सेबी वगैरह सब कुछ है, उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसलिए इससे रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ को हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है सर, तो इसमें देखिए ये जनरली ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस। ठीक है, नंबर 2 डिविजिबल प्रॉफिट। नंबर 3 शेड्यूल 3 जो कि हम इसमें डीपली करेंगे। ठीक है, और नंबर 4 सर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट अंडर शेड्यूल 3। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब वहीं बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब कैसे बनता है, प्रेजेंटेशन उसका कौन सा चीज़ कहाँ दिखता है, कौन सा चीज़ फेस पे नहीं दिखना चाहिए फ्रंट में, वो सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये पूरा लेक्चर जो है इस पे बेस्ड है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इस पे पूरा बेस्ड है इसका। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमें भी यही चीज़ पढ़ाया गया था, तो हम वही चीज़ों को एक बार रेगुलेट करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरीज टू मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, मैनेजर्स ETC। ठीक है, सैलरी टाइप वर्ड होता है। अभी थोड़ा समझिए कि जैसे सैलरी देते हैं सेम। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड वर्ड है रेम्यूनरेशन। ठीक है, अब देखिए मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सर्विस के बदले पेमेंट या फीस देना। ठीक है, किसको देना, इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है, एग्जांपल कंपनी को लेते हैं क्योंकि कंपनी से ही रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए मेरा कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं तो आप भी कंपनी के अल्टीमेटली आप ही उसके ऑनर हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे सर, शेयर होल्डर्स तो भाई सिर्फ शेयर होल्डर है। ठीक है, उसको चलाना, रेगुलेट करना, ये सारा काम किसको आता है, डायरेक्टर को। तो सर शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, डायरेक्टर को अपॉइंट किए, तो सर डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है। ठीक है, एज एग्जांपल कंपनी चला रहा है आपका, तो सर आपको सर्विस दे रहा है। तो ये कंपनी की भी जिम्मेवारी है। ठीक है, ये कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि सर्विस देने के बदले, जो डायरेक्टर आपको सर्विस दे रहा है उसके बदले आपको इन रिटर्न सैलरी देना या रेम्यूनरेशन देना चाहिए। ठीक है, सैलरी नॉर्मल वर्ड होता है और रेम्यूनरेशन इसी को एक स्टैंडर्ड वर्ड, भाई आप स्टैंडर्ड कॉमर्स के लाइन में जब आप आएंगे तो उसको रेम्यूनरेशन नाम से हायर लेवल पे जब आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है, मैनेजर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स, ये सारे लोगों को जब आप पेमेंट करते हैं तो उस उनके वो मंथली पेमेंट को कहते हैं रेम्यूनरेशंस। ठीक है सर, ओके, आइए तो देखते हैं आगे क्या है। मीन्स सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए, जो लोग आपके कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं, मीन्स आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। ठीक है, कितना रेम्यूनरेशन देंगे आप बताइए। ऐसा तो नहीं है सर कि आप पूरा प्रॉफिट उन्हें उठा के दे दें। ठीक है, या उन्हें कुछ दें ही ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ मन मर्जी नहीं है, वहाँ एक सेबी कंपनी, वहाँ कंपनीज एक्ट जो है, ठीक है, कंपनीज एक्ट सबका कंपनी का
मतलब समझ लीजिए वो वहाँ से कंपनी का जन्म होता है। बिना विदाउट कंपनीज एक्ट को फॉलो किए कोई भी कंपनी नहीं चल सकता। ठीक है सर, ठीक है, लीगल कंपनी। चलिए आगे देखते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं सर। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या कहलाता है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मतलब सर अभी हमने देखा, सर्विसेज के बदले होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या मैनेजर्स या अदर डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देना कहलाता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अभी इन चारों वर्ड, अभी इसको समझने से पहले ठीक है आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेएबल बाय अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी से रिगार्डिंग पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी पढ़ना भी नहीं है, और उसका कुछ वैसा कंपनीज एक्ट का वो फॉलो भी नहीं करता। ठीक है, वो अपने मन पे है, जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है सर, तो आइए, एक पब्लिक कंपनी कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है, इस बात को, ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पहले कुछ वर्ड्स को, ठीक है, बिफोर नो दिस क्वेश्चन का आंसर, कुछ टर्म्स जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे मैनेजरियल पर्सन। सर मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं सर? कौन होते हैं सर? सर सुनिए, कौन होते हैं? सर ने कहा ऐसे लोग जो आपके कंपनी में डायरेक्टली मैनेजमेंट करें, आपके कंपनी को डायरेक्टली, ठीक है, आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी में डायरेक्टली मैनेजमेंट कर रहे हैं या आपके कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें कहते हैं हम मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, मैनेजरियल एक्टिविटी में, आपके कंपनी के मैनेजरियल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे मैनेजरियल पर्सन। ठीक है सर, कितने टाइप के होते हैं सर? डायरेक्टर, आप बहुत अभी तक वर्ड सुने होंगे, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नंबर 1 होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, जो हर कंपनी में एक ऐसा बंदा होता है जो आपके कंपनी को संभालता है। ठीक है, मीन्स उसी को हम ये भी कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, जो पूरे तरीके से कंपनी को संभाल रहा है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वही मतलब सोते जागते वो सिर्फ कंपनी को लेके, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और उसी के लिए वो काम कर रहा है भाई, वो जी रहा है उसी के लिए, मरेगा भी कंपनी के लिए। मतलब कंपनी से जिसे प्यार हो गया है सर। ठीक है, उसको और कुछ नहीं दिखता, बस वही दिखता है। उस वैसे इंसान को सर कंपनी में डायरेक्टर जनरली बनाया जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर, जो कि कंपनी को जो संभाल रहे हैं, कंपनी को पूरे तरह से कंपनी संभालना। ठीक है, इसके बाद सर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे सर ने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो इसका मतलब क्या, अ डायरेक्टर विच इज़ अल्टीमेटली सिंपली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे मान लीजिए कि हमारे सर ने एग्जांपल दिया था कि सर एक कंपनी ओपन की है, सर उस कंपनी में डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो सर अपनी वाइफ को मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स एमडी बना दिए। ठीक है, नाम के लिए भाई, वो नाम के लिए डायरेक्टर है। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। ठीक है सर, देखिए अल्टीमेटली दोनों का काम एक ही है। ठीक है, एक ही है दोनों का काम, बस एक अलग से एक पोस्ट दे देना मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है, इसके बाद सर थर्ड नंबर पे एक और वर्ड आप सुने होंगे, मैनेजर। मैनेजर किसे कहते हैं सर? एग्जाम्पल हमारे सर ने दिया था, एक आउटसाइड पार्टी को अपॉइंट किए हैं। ठीक है, उसको डायरेक्टर नहीं बनाए। ठीक है, मतलब ये मेन वाला डायरेक्टर नहीं बनाए, बट उसको डायरेक्टर के इक्वल कई सारा पावर्स दे दिए हैं। ठीक है, बट जो काम ये कर सकता है उसको डायरेक्टर नहीं बनाए। ठीक है, बट ये जो काम होल टाइम डायरेक्टर जो कर सकता है, उससे रिगार्डिंग कई सारा पावर उसको दे देना। ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उसे कहते हैं क्या? हम उसे कहते हैं सर मैनेजर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिलेटेड टू नंबर, होल टाइम डायरेक्टर क्या एक से ज़्यादा हो सकता है सर?
जनरली होता भी है कंपनी में एक से ज़्यादा होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप रिलायंस ले लीजिए, ठीक है। आप उसको नेट पे खोल के देखेंगे तो बहुत सारे आपको वहाँ पर डायरेक्टर वगैरह होल टाइम डायरेक्टर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर सर जनरली एक ही होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी और मैनेजर भी जनरली एक ही होता है, बट ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक ही रह सकता है, एक ही रहेगा, ठीक है। आप अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, आपका मन पे है सर, ठीक है। तो बट ये जनरली रूल है कि जनरली एक होता ही होता है, एक तो कम से कम रहेगा ही, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी और मैनेजर भी, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे सर। 4 पे सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये भी है सर, हाँ ये भी है। कौन है सर ये? जो इन्वॉल्व नहीं होते मैनेजमेंट में ज़्यादातर, ठीक है। मैनेजमेंट के काम में ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब इनका मीटिंग में आना या ना आना उतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर वो भी होते हैं बट सिर्फ नाम का डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर ये लोग भी होते हैं बट सिर्फ नाम का, सब कुछ है बट ये लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वैसे डायरेक्टर को कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये मैनेजरियल पर्सन में नहीं आते हैं, ठीक है। ये मैनेजरियल पर्सन में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं और उतना काम भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन था सर, एक कंपनी मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकता है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इसके रिगार्डिंग लॉ लाया। क्या लॉ लाया सर, क्यों लॉ लाया? फिर परेशानी ज़िंदगी में, ज़िंदगी सर इतना परेशानी से चल रहा है, ऊपर से कंपनी लॉ कह रहा है, लॉ पे लॉ लाएंगे, कैसे चलोगे भैया, कैसे होगो सर जी, ऐसे होगो भैया। देखो डायरेक्टर लोग गलत फ़ायदा ना उठाए इसलिए एक लिमिट सेट किया गया, बिकॉज एक कंपनी में शेयर होल्डर्स जनरली डायरेक्टर भी होता है, ठीक है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है कि कंपनी और मेंबर डायरेक्टर ये लोग सब में एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। तो जनरली शेयर होल्डर्स लोग ही क्या करते हैं, डायरेक्टर का पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है सर। अब आप डायरेक्टर बन गए तो सर आपकी कंपनी में जनरल पब्लिक का पैसा है, ठीक है। देखिए नीचे ही पॉइंट एक्सप्लेन है, अल्टीमेटली आपके कंपनी में जनरल पब्लिक का भी पैसा है, लगा हुआ है, ठीक है। आप एक्सेस पैसा कंपनी से निकाल आप एक्सेस पैसा कंपनी से ना निकाल सकें इसलिए लिमिट रखा गया कुछ, ठीक है। क्योंकि भाई पब्लिक का पैसा है, तुम पब्लिक के पैसा पे कैश पे ऐश, पब्लिक के कैश में ऐश नहीं अपने पैसा पे ऐश करो, दूसरे के पैसा पे क्यों भाई, ठीक है। तो इस वजह से भाई आप पब्लिक का इंटरेस्ट के साथ आप मजाक नहीं कर सकें, इसीलिए कंपनी लॉ क्या किया सर, कंपनी लॉ लाया, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी लॉ लाया और लिमिट सेट किया गया ताकि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं सर, क्या लॉ लेके आया सर, कुछ नहीं, सिंपल सा लॉ लाया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस, ठीक है। इसमें सर 3 सेक्शन कंपनीज एक्ट के कवर होते हैं, सेक्शन 197, सेक्शन 198 एंड शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड लॉ कहता है सर, यस लॉ कहता है, आपको सुनना पड़ेगा सर नहीं तो अगर आप लॉ का नहीं सुनेंगे तो फिर आपको लॉ चलने भी नहीं देगा ठीक है। तो देखिए 2 केस, फर्स्ट केस में सेक्शन 197 एंड 198 का यूज़ है, ठीक है, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट इन द कंपनी, ठीक है। एक ऐसा केस नंबर 1 जहाँ कंपनी में प्रॉफिट सफिशिएंट अवेलेबल है, ठीक है, मतलब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा आपने जनरेट किया है सर ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसा नहीं कि आप उसमें से 50% ले लेंगे, 80% ले लेंगे,
मजाक नहीं है भाई, ठीक है। जनरल पब्लिक है, इंडिया का पब्लिक है भाई साहब, ठीक है। तो उनके लिए लॉ है भाई साहब, लॉ हर चीज़ बचा के रखता है, कुछ गलत नहीं होने देगा किसी के साथ। अगर सब फॉलो किया करे सही से तो कंपनी लॉ तो भाई फॉलो करवा ही लेगा। संविधान कोई फॉलो नहीं करता है ना, भारत का संविधान छोड़ जाएंगे, कोई पढ़ेंगे वो भी, देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है सर? सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी कैन पे अप टू 11% ऑफ नॉट नेट प्रॉफिट एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस टू ऑल डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है सर। ये चीज़ मीन्स सबको मिलाकर, ठीक है, डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, ठीक है, सबको मिलाकर नेट प्रॉफिट का 11% मैक्सिमम तक दे सकते हैं, बट 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इनका ओवरऑल का मिला करके रेम्यूनरेशन, ठीक है सर। टोटल 11% टोटल ओवरऑल का है ये, ठीक है। ओवरऑल मीन्स डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, ये सब मिला करके 11% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सर कौन डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर इंसान का तो इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगा, हर बार डिमांड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करने वाला भी डायरेक्टर खुद है, ठीक है, और कंपनी खुद है। अगर आपको सर, अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे को 11 लाख सैलरी मिले, ठीक है सर, एज एग्ज़ाम्पल 11 लाख, तो 11% आपको चाहिए, मतलब आपने सोचा कि मेरे को 11 लाख सैलरी मिले, तो आपको उसके लिए जनरेट कितना करना होगा सर? आपको जनरेट करना होगा 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ आप जनरेट करेंगे तो जाके आपका सपना 11 लाख आपको मिल जाएगा आराम से। आपके टोटल डायरेक्टर्स वगैरह सब मिला के आपको 11 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर आपको उससे भी नहीं होता है तो आप और मेहनत कीजिए भाई, आप मेहनत कीजिए, अपना खून पसीना लगाइए कंपनी में, पैसा को डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना कीजिए, और तब ये इनकम आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप जितना भी इनकम करेंगे, आप जितना भी इनकम करेंगे, एग्ज़ाम्पल 1 करोड़, तो आपके लिए उसमें से सिर्फ 11%, दैट इज़ 11 लाख, ठीक है, अवेलेबल है डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स के लिए। इसीलिए कहा गया कि ये कंपनी खुद डिसाइड करता है और डायरेक्टर भी खुद डिसाइड करेंगे कि आपका रेम्यूनरेशन कितना हो, ठीक है सर। उसके बाद आप आइए, ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। इस सेकंड पार्ट को अभी फ़िलहाल रहने दीजिए, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले 1 को, फिर 2 को 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। 1 का प्लस पार्ट, इनकम इन केस प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, ठीक है। देन क्या होगा सर, ये पार्ट सर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में आपका है होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ओनली, ये तीनों हैं, और एक तरफ में सर अदर डायरेक्टर्स, मतलब जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो देखिए सर कैसे इनका रेम्यूनरेशन बढ़ता है। ज़्यादा सर्विस ये लोग देते हैं तो सैलरी भी ज़्यादा इनको ही मिलेगा सर, ठीक है। मैनेजरियल वर्क वगैरह सब कुछ ये लोग मेंटेन करता है, और ज़्यादा सर्विस ये लोग नहीं देते हैं तो सैलरी भी इनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई आप काम ही नहीं करेंगे, फ्री का आपको पैसा कौन देगा? दुनिया में कोई नहीं देता भाई, सिर्फ माँ बाप के अलावा आपको दुनिया में कोई नहीं पूछता भाई साहब, दिस इज़ रियलिटी। 2-3 अच्छे दोस्त मिल जाएं अगर ज़िंदगी में तो भैया सर जी कहो कि भैया बाकी मैं न जानी,
2-3 दोस्त मिल जाते हैं, बट बहुत लकी पर्सन को मिलते हैं सर। इतना आसान भी नहीं है अच्छे दोस्त को कमाना इस ज़िंदगी में। ठीक है, गलत दोस्त मिल गया तो गलत ट्रैक पे लेके चल जाएगा और वहाँ से आप रिटर्न भी नहीं आ सकते। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। ज़्यादा सर्विस ये लोग नहीं देते हैं तो सैलरी भी इनको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉमन सेंस का बात है भाई। अब देखिए सर, इस चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर किया गया है। ठीक है, एक तो ये और अगला ये। ठीक है सर, तो हम पहले ये वाला पार्ट समझते हैं। ठीक है, केस 1, कंपनी हैविंग सिंगल मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, सिर्फ एक ही हो। ठीक है, सिर्फ एक ही हो अकेले जो मैनेज कर रहा है सब कुछ। ठीक है, कोई भी इन तीनों में से इधर या तो वो होल टाइम डायरेक्टर हो या एमडी हो या मैनेजर हो, बट सिर्फ एक, अगर सिर्फ एक पर्सन, सिर्फ ओनली वन पर्सन इस सारी चीज़ों को, कंपनी का काम को मैनेज कर रहा है। ठीक है, कंपनी के मैनेजरियल वर्क को मैनेज कर रहा है, इन दैट केस सर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू सच पर्सन। उस पर्सन को मैक्सिमम 5% तक प्रॉफिट देंगे। सॉरी, मतलब प्रॉफिट नहीं, रेम्यूनरेशन देंगे आप 5% तक। प्रॉफिट आदत हो गया है यार। देखो, अगर एक सिंगल पर्सन, एक मिनट, अगर एक सिंगल आदमी जो अकेले हैंडल कर रहा है मैनेजरियल वर्क, उसको 5% तक नेट प्रॉफिट का दिया जा सकता है एज अ रेम्यूनरेशन। ठीक है सर, अब केस 2 देखिए। केस 2 क्या कहता है? केस 2, कंपनी हैविंग 2 और मोर मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, अगर कंपनी के कोई 2 लोग या उससे ज़्यादा, ठीक है, 2 या 3, ठीक है, उससे ज़्यादा। सर इस 2 या 3 में कौन आएंगे? मान लीजिए होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मिलकर चला रहे हैं, या होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, और मैनेजर मिलकर चला रहे हैं, या होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर मिलकर चला रहे हैं, तीनों हैं। ठीक है, ये इधर 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर अगर मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है, मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू सच एज पर्सन। ठीक है, टू ऑल सच पर्सन, उनको 10% तक नेट प्रॉफिट का दे सकते हैं एज ए रेम्यूनरेशन। ठीक है, अगर ये लोग सब मिल के मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट का काम, तो सर नेट प्रॉफिट का 10% इन लोगों को दिया जा सकता है एज ए रेम्यूनरेशन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं सर, केस 1। ठीक है, इसका अदर डायरेक्टर्स लोग का, ज़्यादा सर्विसेज ये लोग नहीं देते हैं तो सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब देखिए कंपनी, केस 1, अगर कंपनी में, कंपनी हैविंग एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर सॉरी, पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, इफ़ कंपनी हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स, ठीक है, अगर ये सब हैं तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू अदर डायरेक्टर्स कैनॉट एक्सीड 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर होगा तो 10% तो ये लोग ले लेगा। ठीक है सर, तो 11% का रिमेनिंग 1% बचा, जो कि 1% तक ही दे सकते हैं अदर डायरेक्टर्स को। ठीक है सर, इन केस जनरली, इन केस इफ़ कंपनी नॉट हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अगर ये तीनों में से कोई ना हो सर,
इन दैट केस जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ना हो तो क्या करेंगे, नॉलेज मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है सर, तो इस केस में क्या करेंगे सर, मैनेजिंग, अगर ये लोग तीनों ना हो मैनेज करने के लिए, अदर डायरेक्टर ही फिर सारा काम कर रहे हैं तो इन पे जिम्मेवारी ही बढ़ेगा। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं सर, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल अदर डायरेक्टर्स। ठीक है, 3% तक दे सकते हैं, 3% तक एनपी का दे सकते हैं अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स लोग कंपनी में नहीं हो तो बिकॉज उनके एब्सेंस में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये लोग को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका कैलकुलेशन से रिगार्डिंग सर देख लेते हैं फंडा। इन केस ऑफ फर्स्ट वाला का कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, तो ये चीज़ सर सेक्शन 198 कहता है, बताए थे 197, वो सारा आपको फिगर दे दिया सर, मतलब बेसिक दे दिया। 197 हमें ये सारी चीज़ों को सिखाता है। देखिए 197 यहाँ, ये रहा 197 ये सारा बात कहता है। ठीक है, ये बात हो गया। फिर ये भी 197 सेक्शन कहता है, ये भी सेक्शन 197 कहता है। ठीक है सर, अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये कैलकुलेशन वाला बात ये कहता है सर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर स्टेप 4 और तब आ जाएगा आपको ये। ठीक है, अब 4 स्टेप कौन कौन सा सर। स्टेप नंबर 1, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, देन क्या करेंगे, सबसे पहले सर स्टेप 1 ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिख दिए। फिर सेकंड स्टेप में माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारा माइनस करेंगे सर, बट एक्सक्लूडिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये नीचे जाएगा, मीन्स इसके बाद। ठीक है सर, तो इसको नहीं करेंगे, इसके अलावा, बिकॉज इस पर अलग से परसेंटेज चार्ज होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनपीबीटी निकालने के बाद, इसीलिए इसको सर यहाँ पे नहीं ऐड कर, यहाँ पे नहीं लेस करेंगे, ये नीचे जाएगा। ठीक है सर, बट इंक्लूड्स डायरेक्टर सीटिंग फ़ी, बट अगर डायरेक्टर का फ़ी हो, ठीक है, डायरेक्टर फीस, इस पे भी रिगार्डिंग सर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। डायरेक्टर का फ़ी, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर के फ़ी को सर इंक्लूड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बट डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन को, क्योंकि वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, इस वजह से वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा सर। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 3 कहता है माइनस डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग सर आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, वरना ये नहीं मानेगा। ठीक है, ये क्या बताता है सर, ये बताता है कि कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एसेट पर, कौन से एसेट पर कितना परसेंट चार्ज होगा, ये वहाँ सारी चीज़ शेड्यूल 2 में डिस्क्राइब की हुई है, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एसेट पर कितना परसेंट के लिए शेड्यूल 2 को फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग परसेंटेज बताता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये मान्य होगा शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। नोट क्या है सर, आईटीआर, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट शेड्यूल 2 को फॉलो नहीं करता। ठीक है, उसका अपना अलग ही फंडा है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या फंडा है सर। ठीक है, तो ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें हैं नॉलेज के लिए, इसका कोई इस टॉपिक से मतलब नहीं है, फ़िलहाल ये नॉलेज के लिए था। इसका मतलब है शेड्यूल 2 को आपको शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर, फिर देखते हैं हम स्टेप नंबर 4 क्या है सर, आपको ऐड करना पड़ेगा ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स को आपको ऐड करना होगा, जैसे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज़। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट से कंपनी को कुछ छूट मिला है या कुछ
मान लीजिए फंड वगैरह दिया जा रहा है, हेल्प कर रहा है कंपनी को इन्हांस करने में गवर्नमेंट, ठीक है, कोई वैसा आप काम करते हैं, अच्छा कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हेल्प करे उस केस में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ग्रांट्स भी यहाँ इंक्लूड होगी। बाकी तो इनडायरेक्ट इनकम्स बहुत सारे हैं, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है सर। तो इस तरह से आपको ना आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में। आपको सबसे पहले माइनस करना है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपको माइनस करना है सर डेप्रिसिएशन, फिर आपको ऐड करना ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, और इस तरह से आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैनेजरियल नोट यहाँ आएगा फिलहाल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, फिलहाल इतना जानिए, बाकी ट्रीटमेंट इसका आगे हम सीखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है ओनली फॉर नॉलेज, कंपनी कैन पे एवन हायर रेम्यूनरेशन मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। सर कैसे प्रॉफिट से ज़्यादा सर कैसे दे देंगे, ये चीज़ें आप सेकंड वाले टाइप में पढ़ेंगे। 60 लाख 84 लाख तक का लिमिट, 120 लाख तक का लिमिट, मोर देन 120 लाख तक का लिमिट, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे। ये थोड़ा नॉलेज के लिए है इसलिए यहाँ लिखा हुआ था, बता दे रहे हैं। अगर कंपनी कैन पे इवन हायर रेम्यूनरेशन मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, अगर कंपनी चाहता है, ठीक है, देन इफ़ कंपनी कैन टेक ऑथोराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी दे सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन ले, अगर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइजेशन ले तो फिर कंपनी इससे ज़्यादा मीन्स लिमिट से ज़्यादा पे कर सकता है रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये लिमिट है 11%, ये सारे इससे ज़्यादा दे सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही परमिशन नहीं देता, वो पूछता है कि रीज़न क्या है, वजह क्या है, आपको फैक्ट्स वगैरह आपको वहाँ देने पड़ेंगे, तभी आप सर वहाँ पे जाके रेम्यूनरेशन ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड फिर देखते हैं सर। अब हम स्टार्ट करते हैं सर पार्ट 2। यहाँ आने से पहले पार्ट 2 का एक बार स्टार्टिंग देखते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है सर, ठीक है। वो फाइल का बड़ा था इसीलिए थोड़ा पेज बड़ा ले लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा था, नहीं हुआ सिंगल पेज पे, ठीक है। तो देखिए फिर भी कवर किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्राई किए हैं कवर करने का। सेकंड केस सर, यहाँ यूज़ होता है शेड्यूल 197 का यूज़ यहाँ आप देख लिए, 198 का यूज़ अभी आप कैलकुलेशन के लिए देख लिए, ठीक है सर। अब हम देखेंगे शेड्यूल 3 का यूज़ और ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। शेड्यूल 5 का यूज़, ठीक है, शेड्यूल 5 का यूज़ देखेंगे, ये लास्ट है 3rd नंबर, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म। इन केस देयर आर नो प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट इनसफिशिएंट, मतलब प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी में, ठीक है सर, या प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है या कम है, तो सर प्रॉफिट मिलेगा। हाँ भाई मिलेगा, कंपनी है भाई साहब, कंपनी मीन्स कंपनी ठीक है। तो शेड्यूल 5 क्या कहता है सर, प्रॉफिट नहीं हुआ बट डायरेक्टर लोग तो सर सर्विस तो दिया था यार। माने कि आपके कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ, बट डायरेक्टर लोग भाई साहब अपना टाइम दिया, अपना फैमिली को यार छोड़ के आया, आपके कंपनी के लिए काम किया। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर बार आपको सक्सेस मिले, तो भाई इसलिए प्रॉफिट नहीं हुआ बट डायरेक्टर लोग सर्विस तो आके दिया था। तो इस वजह से सर शेड्यूल 5 कहता है कि यार देना पड़ेगा रेम्यूनरेशन, बट कितना देंगे वो डिसाइड करता है। देखिए कैसे, रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सन नॉट टू अदर डायरेक्टर्स, अगर प्रॉफिट इस कंडीशन में प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है या प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा सर, मैनेजरियल पर्सन्स को, मतलब जो मैनेजमेंट के काम में इन्वॉल्व होते हैं जनरली, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इन लोगों को दिया जाएगा, अदर डायरेक्टर्स लोग को नहीं दिया जाएगा सर, ठीक है। अदर डायरेक्टर लोगों को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, जो नहीं आते भाई, आप आए ही नहीं, उल्टा यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उल्टा लॉस हो रहा है, फ्री का कैसे दे दे भाई साहब आपको पैसा ठीक है। तो वो चीज़ सॉल्व बी बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो क्या चीज़ है सर, इफेक्टिव कैपिटल पे बेस्ड है।
इफेक्टिव कैपिटल क्या वर्ड आ गया सर ज़िंदगी में इतना भूचाल ये भी हम पीछे देखेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल के ऊपर रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना दिया जाएगा शेयर कैपिटल के ऊपर, ठीक है। वही चीज़ इफेक्टिव कैपिटल अभी आप देखेंगे कैसे निकलता है। शेयर कैपिटल के ऊपर रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है कि कितना दिया जाएगा। आइए पीछे इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये पार्ट है इसका। पार्ट 2 का एडिशन, इन केस नो प्रॉफिट, तो इसको सर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। ओनली मैनेजरियल डायरेक्टर्स को देंगे रेम्यूनरेशन, नॉन मैनेजरियल को इस केस में नहीं देंगे रेम्यूनरेशन, ठीक है सर। ये एक वीवीआई टॉपिक है, ये इफेक्टिव कैपिटल वीवीआई है, इस पर आता है मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। इस टॉपिक से जब भी आता है तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और ये वाली चीज़ें तो सब पहले ही उसमें पीछे टाइप 1 में कवर कर चुके हैं, ये है टाइप 2, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें 2 चीज़ आप डिवाइड कर लीजिए, इफेक्टिव कैपिटल और एनुअल या एनुअल एग्रीगेट रेम्यूनरेशन, ठीक है। पूरे ईयर का है ये, ठीक है। ओवरऑल किनके लिए सर, ओवरऑल एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स को मिला करके ये रेम्यूनरेशन इतना दे सकते हैं इस लिमिट के अकॉर्डिंग। सर अगर बीच में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ तो भाई बीच में 6 मंथ के लिए हुआ तो 6 मंथ का दे दो, 3 मंथ के लिए हुआ तो 3 मंथ का दे दो, जैसा काम वैसा दाम, ठीक है। सर कैपिटल नेगेटिव हो तो सिचुएशन ऑफ कैपिटल नेगेटिव क्या होगा सर, सिचुएशन देखिए, इस सिचुएशन को समझिए बैलेंस शीट से, उसी वजह से तो आप सर ऐसे दे रहे हैं, अदर डायरेक्टर्स को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट से समझिए इसका इफेक्ट। बैलेंस शीट, एसेट्स आपका कम हो रहा है, ठीक है, एसेट नहीं है। लाइबिलिटीज़ आपका बढ़ गया है, आपके कंपनी में लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों का इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, एसेट भी कम है, लाइबिलिटी बढ़ा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी हालत ख़राब है, तो कैपिटल भी नेगेटिव में जाएगा। इसी को कहते हैं निगेटिव इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है सर। मतलब कैपिटल ही नेगेटिव में है कंपनी का, होता है सर, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैपिटल पॉजिटिव ही हो, कैपिटल नेगेटिव भी होता है कंपनी का, ठीक है। तो अब देखिए इस केसेस को कैसे डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम 60 लाख तक दे सकते हैं ओवरऑल रेम्यूनरेशन, ठीक है। इन केस निगेटिव इफेक्टिव कैपिटल हो, कैपिटल से नेगेटिव में चल जाए तब भी 60 लाख तक रेम्यूनरेशन दे सकते हैं सबको मिला करके, ठीक है। और कैपिटल लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से कम तक हो, मतलब 4 करोड़ 99 लाख 99 लाख 90,999 रुपीज़, मतलब 5 करोड़ में 1 रुपया कम, ठीक है हो, या तो नेगेटिव हो कैपिटल, या तो सर 5 करोड़ से 1 रुपया कम हो, तो इन दैट केस रेम्यूनरेशन 60%, ठीक है। अगला कैटेगरी क्या है सर, 5 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़, ठीक है सर। इन केस इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल आपका जो कैपिटल है वो सर 5 करोड़ से ऊपर है, बट 100 करोड़ में 1 रुपया कम है, 100 करोड़ में 1 रुपया कम तक भी अगर होगा तो सर मैक्सिमम 84 लाख तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। कंडीशन नंबर सी देखते हैं सर, 100 करोड़ बट लेस देन 250 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, बट 250 करोड़ में 1 रुपया कम है। इन दैट केस सर मैक्सिमम 120 लाख तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। 120 लाख दैट इज़ मीन्स 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। ओवरऑल मिला करके इन सब को, ये ओवरऑल का ही बात हो रहा है,
इसको किसी पर्टिकुलर का ना समझे, पर्टिकुलर का एकदम लेके डाउट मत रहना। क्लियर कट लिखा हुआ है कि ओवरऑल एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स को सबको मिला करके ओवरऑल सैलरी है। ठीक है सर। आइए एक और एग्जांपल लास्ट। 250 करोड़ और इससे अगर ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा सर? इन दैट केस मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 120 लैक्स। ये 250 करोड़ के लिए फर्स्ट आप 120 लाख तो नहीं रहे हैं सर, ठीक है। और ये जो मोर हो रहा है ना, इस मोर के लिए आप मोर देंगे थोड़ा सा, 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल है ऊपर, ये एग्जांपल डी का। जैसे मान लीजिए 250 करोड़ के लिए तो आप फर्स्ट में पेमेंट कर दिए 120 लाख। मान लीजिए आपका कंपनी का 500 करोड़ प्रॉफिट था, 500 करोड़ नेट प्रॉफिट है। इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। तो 500 करोड़ है सर, तो इस पे क्या करेंगे? पहला जो इफेक्टिव कैपिटल अगर आपका सर 500 करोड़ मान लीजिए आपने जनरेट कर दिया, तो उस केस में ये वाले में 250 करोड़ था सर इफेक्टिव कैपिटल। और अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ऊपर एग्जांपल 500 करोड़ हो गया, इन दैट केस सर पहला 25 करोड़ के लिए 120 लाख आप पेमेंट कर दिए सर, ठीक है। नेक्स्ट जब बचा हुआ जो सर 250 करोड़ है, 250 करोड़ प्लस 250 करोड़ 500 करोड़ होगा, तो जो नेक्स्ट वाला 250 करोड़ है उसका 0.1% अप्रोक्स 25 लाख तक आएगा सर। तो टोटल 120 लाख प्लस 25 लाख कितना हो गया सर? 145 लाख तक आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। ऐसे निकलता है सर इफेक्टिव कैपिटल। अब ये कौन सिखाता है सर? ये बताता है आपको शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इन केस सेकेंड वाला कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए इसके लिए सर आपको नंबर ऑफ स्टेप 8 हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सबको करते जाते हैं, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। नंबर 1 पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल में सर दोनों आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपने इशूड एंड सब्सक्राइब्ड जो है सर आपका, ठीक है। पेड अप फुल्ली पेड अप आएगा, ध्यान रहे पार्टली पेड अप यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। बट बोथ आएगा, इक्विटी का भी फुल्ली पेड अप और प्रेफरेंस का भी फुल्ली पेड अप, ठीक है। क्या चीज़ नहीं आएगा सर? नोट क्या करने वाला लायक बात है, नोट ये लायक है बात करने वाला कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नॉट बी इंक्लूडेड यहाँ पर, ठीक है। पेंडिंग अलॉटमेंट वाला अमाउंट यहाँ नहीं आएगा सर। इसका मान लीजिए शेयर एप्लीकेशन मनी मिल गया है और अलॉटमेंट सर अभी आपको देना बाकी है, वो चीज़ नहीं लाइएगा, सिर्फ फुल्ली पेड अप ही इक्विटी शेयर कैपिटल का और सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप इशू इक्विटी शेयर कैपिटल का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, दोनों का यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें सर क्या करेंगे? ऐड करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हम लोग लाते हैं, जो हम लोग चार्ज करते हैं शेयर वगैरह इशू करने के टाइम पर, डिवेंचर इशू करने के टाइम पे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आता है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद सर क्या आता है? ऐड करेंगे ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ठीक है। CRR, DRR, ETC सब होगा, सिर्फ एक के अलावा। कौन सा सर? एक के अलावा नोट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व्स ओनली, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो है वो रियलिस्टिक नहीं होता सर, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा सारा रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा बाकी सब आप ले सकते हैं, CRR, DRR कुछ भी, क्योंकि
सारी चीज़ भाई ऑटोमेटिक रिजर्व्स में ही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 4 स्टेप, ऐड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर। इसको भी आपको ऐड करना होगा सर, ठीक है। एग्जांपल बैंक लोन, लेकिन लॉन्ग टर्म, ध्यान रहे डिवेंचर, डिवेंचर जनरली अगर स्पेसिफाइड ना हो तो लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, ठीक है। नोट में क्या है, जिनका लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा का है, ठीक है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो ध्यान रहे लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सिर्फ इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखिए सर, नंबर 5 लेस होगा, ठीक है। ये जितना भी चीज़ था, इतना पैसा तुम लाया बिजनेस में लगाने के लिए, इसलिए ये सारा चीज़ बिजनेस में ऐड हुआ सर। ये सब कहीं ना कहीं से आया, मतलब कैपिटल बिजनेस का बढ़ाया, तो इस वजह से ऐड है। और ये लेस क्यों होगा सर, ये पैसा तुमने इन्वेस्टमेंट के रूप में या अदर फॉर्म में बिजनेस से बाहर आपने कर दिया सर, इसलिए ये लेस होगा, ठीक है। जानबूझ के नहीं किया, किसी वजह से हुआ, ठीक है। वजह क्या है वो भी देखेंगे। तो ये पैसा जो बिजनेस में वो ऐड किए, जो बिजनेस से बाहर चला गया वो लेस कर दिए, सिंपल सा फंडा है। अब देखिए सर बाहर क्या क्या गया, बाहर इन्वेस्टमेंट मेड इन कैश, इन्वेस्टमेंट मेड इन केस ऑफ नन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। अगर आप नन, तो यहाँ पे सर अमाउंट लेस करेंगे। नोट में देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, धंधा ही यही है, तो इस केस में माइनस नहीं होगा, ठीक है। इन केस में यहाँ पे ये चीज़ लेस नहीं होगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का, अगर ये आप इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी का, तो यहाँ लेस नहीं होगा। बट अगर ये नन इन्वेस्टमेंट कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है, तो सर इस केस में आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। चलिए इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन है, देखेंगे हम। फिर लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है सर, आज तक का पूरा लॉस, ठीक है, यहाँ लाएंगे और नोट है ये, माइनस कर देंगे। लास्ट वाला भी देखिए, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉट येट राइट ऑफ। अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में जो एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना होता है, अगर वो चीज़ भी आप सर राइट ऑफ नहीं किए हैं, ठीक है, अगर अब तक सेटलमेंट नहीं किए हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जनरली इससे राइट ऑफ होता है, तो सर वो भी चीज़ यहाँ आएगा। अगर इन केस राइट ऑफ हो जाएगा तो ऑलरेडी रिजर्व्स में चला जाता है ये अमाउंट, ठीक है। राइट ऑफ कर दिए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ जुड़ गया। मान लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका 100 था, राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, सर ये यहाँ ऐड हो गया ना 100, ठीक है। अगर राइट ऑफ नहीं किए, इन दैट केस नहीं किए 100 ये यहाँ पे एडजस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो आपको यहाँ पे अलग से इसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, इतना करने के बाद आपको नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा आपका इफेक्टिव कैपिटल। फिर उसके बाद जो भी हमने देखा था सर इफेक्टिव कैपिटल, यहाँ से आप इस कैटेगरी में आप देखेंगे कि आपका इफेक्टिव कैपिटल किस कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग सर आप रेम्यूनरेशन इशू करेंगे, रेम्यूनरेशन दे देंगे ठीक है। ओ कहाँ चला गया यार, ये था इफेक्टिव कैपिटल, निकल गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सर हम लोगों को होमवर्क दिया था कि भाई आप पढ़ के आना नॉर्मली, बट जो सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस किया वही चीज़ इसमें थी, और आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालना चाहें 1 2 3 आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे अभी हम। अब बस क्वेश्चन करेंगे और जो भी कंसेप्ट था उसको ख़त्म करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, 1 ही है, वो अलग अलग चल रहा है टोटल, इसीलिए ऐसा है करके बुक में, ठीक है। द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड ईयर एंडेड। सर किसका है ड्राफ्ट,
ड्राफ्ट है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मुद्रा लिमिटेड का, ठीक है। ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2011, ये इसका मतलब 2011, ठीक है। 10 और 1 जोड़ दीजिए, 2011, ठीक है सर। यहाँ सर साइड में टू और बाय क्यों लिखा है, इसका कुछ यूज़ है क्या? नहीं, यह ड्राफ्ट है इसलिए साइड में टू एंड बाय लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है सर। आइए बाय बैलेंस BD, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, छोटा है जनरली सबका नज़र वहीं होता है अकाउंटेंसी में, छोटा क्या है सर, उसको जल्दी ख़त्म करते हैं। बड़े वाले को तो भाई देखना ही है, सुभान अल्लाह। क्या गाना था, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह, कुछ ऐसे ही था ना शायद यार भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस BD नहीं आता क्योंकि सर ये पिछले साल का प्रॉफिट है, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स क्या है सर? ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जनरली GP को ही कहते हैं, GP वही ना है सर, तो इसलिए ये GP कहलाता है, ठीक है। GP कितना है सर? 40,25,365, ठीक है। 40,25,365 रुपीज़। इसके बाद सब्सिडीज़ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, देखिए अभी जो हम बोल लेते हैं वो पार्ट यहाँ है, सब्सिडीज़ रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए आपको लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फी, देखिए डायरेक्टर फी से रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट, ठीक है। 1 बाई 1 इसको करेंगे, 1 बाई 1 एक्सप्लेन ही कर देते हैं यार। देखो ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये GP के नाम से जाएगा। ये सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट से के थ्रू, ये मिला है सर छूट, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट अभी हम करके देखेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आइटम ये जाएगा लास्ट, ठीक है सर। और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन से पहले का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन से पहले का हम अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका भी कोई यूज़ नहीं है सर, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक है। अब आ जाइए अगला देखते हैं सर। टू एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट चला जाएगा, डायरेक्टर्स फी जाएगा, रीज़न बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डायरेक्ट चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये किसी काम का नहीं है सर, क्योंकि बिकॉज ये दिया हुआ है नीचे अलग से एडिशनल में, क्योंकि शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए ये चीज़ किसी काम की नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन लग रहा है 5,75,345, ठीक है। जैसे ही ये डेप्रिसिएशन का बात आ गया समझ जाइए सर, ये टाइप 1 बताता है, ठीक है। टाइप 1 वाला सारा मीन्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फटाक से एकदम। इफेक्टिव कैपिटल उस टॉपिक से रिलेटेड मत सोचने लगिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। और ये जो चीज़ें हैं सर ये बैलेंस शीट पार्ट है, इसलिए इसको नहीं लिए, ठीक है। बैलेंस शीट का फ़िलहाल कोई काम नहीं, ठीक है। चलिए डिसीजन हो गया। कैलकुलेट मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर, मीन्स कितना दे सकते हैं रेम्यूनरेशन वो निकालना है, ठीक है सर। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व किए होंगे, और ये नीचे भी थोड़ा सा है क्वेश्चन से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर शेड्यूल 2, तो सॉल्यूशन से रिगार्डिंग है यार, ठीक है। क्वेश्चन सर यहाँ ख़त्म, सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, बट इसको देखिए कैसे बनाया गया है। क्लास एग्जाम्पल 5 इन द बुक पेज नंबर इतना। डायरेक्टर को जनरली 2 चीज़ें देते हैं, एक डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, एक डायरेक्टर फीस, या उसको डायरेक्टर सीटिंग फ़ी भी बोलते हैं। इसे कहते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। जो डायरेक्टर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ये है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT के बाद आएगा ये, ठीक है सर, इसलिए इसको नहीं लिए इस क्वेश्चन में। और
ऑन द अदर साइड सर, इस ससुरा बकलोल था क्या कि सर इसको लेके चलेगा? नहीं बाबू, बकलोल नहीं था। देखिए सर, ये जो फ़ी है ना, ये डायरेक्टर को मीटिंग में बुलाने के लिए पैसा के रूप में फ़ी दिए हैं सर। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है सर, ये रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, इसलिए ये जाएगा सर। हमने वहाँ पे भी पिछले में पढ़ा था, वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन किया है रफली, जीपी ले लिए, सब्सिडीज़ को ऐड कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस, डायरेक्टर फी उठा के डायरेक्ट माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन एडिशनल दिया हुआ था नीचे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा के ले आए, प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है, तो वो जो आया कैलकुलेट करके सर लिख दिए। ठीक है, बहुत आगे है। चलिए इसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देते हैं। टाइप 1 इज एप्लीकेबल हेयर। ठीक है, सिंस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्रॉफिट वहाँ कैलकुलेट किए थे। ठीक है, जहाँ पे पहले ये भी दिखाते हैं फेयर सॉल्यूशन कैसे किए, फेयर सॉल्यूशन। ठीक है, वो तो सर रफ में था, ये फेयर है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पर्टिकुलर्स, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना ले आए सर, इस साइड डेबिट अमाउंट लिखें, इस साइड क्रेडिट अमाउंट लिखें, ये जीपी का अमाउंट उठा के ले आए। ऐड क्या किए सर, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड कर दिए, दोनों सर ऐड करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब लेस आइटम को क्या किए सर, लेस आइटम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी पूरा पूरा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इन चारों को सर यहाँ लिखें, इन चारों को लिख के सर टोटल कर दिए। ठीक है, और आप देखोगे बच्चे अरे एकदम बकलोल है क्या, बेवकूफ लड़का हो क्या रे ये सब हमारे सर का डायलॉग था। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 42 लाख, ये क्रेडिट अमाउंट 42,99,290 माइनस डेबिट बैलेंस, डेबिट अमाउंट 15,63,907 कर दिए, और सर इस तरह से ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। अब इस प्रॉफिट को सर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू ऑल, सबको मिला करके, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स एंड ऑल अदर्स, चारों को मिला करके 11%। ठीक है सर, 11% इसका निकाल लिए ये 3,08,092, और इसको दे देंगे और भाई कहानी ख़त्म सर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये कंपनी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल से याद रखिएगा, कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ नाम का है, काम का नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से मतलब है, यहाँ से मतलब है मीन सर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए ये जो 15,000 है, 15,000 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹14 ईच, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ये वर्ड को ध्यान से रखिए, देखिएगा सर, फुल्ली पेड अप है, तो कितना जाएगा सर, 15 लाख अमाउंट टोटल चला जाएगा सर। ठीक है, फिर नीचे नीचे सर आप देखिए 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इसमें से 100 रुपया का है और 80 रुपीज़ उस पर पेडअप है, दैट मीन्स 96,000 पार्ट है सर सिर्फ पेडअप का, तो 96 ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 120 इंटू 100 कर लीजिएगा सर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 120 इंटू 100 नहीं होगा, ये बैलेंस यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस जाएगा, ये बैलेंस जाएगा। फिर शेयर सस्पेंस अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन में नहीं, ये सारी चीज़ें सर नहीं जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल में एकदम नहीं आएगा ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरफ चलते हैं सर।
क्लियर हो गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस की तरफ चलते हैं। कैपिटल रिजर्व्स 15,000 इज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। याद कीजिए नोट में लिखा हुआ था कि रिजर्व्स रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को छोड़ करके तो 195 अमाउंट था सर, बट इसमें से 1.5 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व्स बना दिए, तो इफेक्टिव में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स है ये 1.5 लाख अमाउंट, तो सर नहीं जाएगा। रिमेनिंग 45,000 फ्री है, तो ये आएगा। फ्री है तो भाई आप आओ, आप शादी में इनवाइट करोगे किसी को, भाई वो फ्री होगा तो ही ना आएगा। फ्री नहीं है, किसी की पार्टी के लिए रिजर्व है तो भाई नहीं आएगा, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है। और जो फ्री होगा वो तो भाई आएगा ही, और जो सच्चा दोस्त होगा वो तो कैसे भी आएगा, झगड़ा करके आएगा भाई साहब, लेकिन आएगा। चलो फिर आगे देखते हैं। डिवेंचर पब्लिक डिपॉजिट, जब तक स्पेसिफाइड ना हो तब तक ये लॉन्ग टर्म ही माने, तो ये जाएगा। ठीक है सर। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से फॉर शॉर्ट टर्म नहीं आता, ओनली आएगा लॉन्ग टर्म, तो इसलिए सर ये अमाउंट नहीं जाएगा। करेंट लाइबिलिटीज़ एकदम नहीं जाएगा, ट्रेड पेएबल भी नहीं। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी का ही पार्ट है, ट्रेड पेएबल नहीं जाएगा। करेंट जाता ही नहीं है सर, 12 महीना से ज़्यादा नॉन करेंट होना चाहिए, उसके बाद उसको कुछ सोचेंगे भैया। बहुजन ने कहो जब भैया इलाज तो मिल गो, कैश होगो सर जी, ऐश होगो भैया। फिर देखिए असेट्स में जाएगा क्या, असेट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर ईटीसी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी मानकर चले हैं। ठीक है, दोनों टाइप में इस क्वेश्चन को हम बना के देखेंगे, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है नीचे, इफ़ एक्स लिमिटेड इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, इफ़ यू वुड योर आंसर डिफर इफ़ एक्स लिमिटेड इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों केसेस आपको निकालना है। ठीक है सर। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सर एक्यूमुलेटेड लॉस इसको बोलते हैं, ओवरऑल लॉसेज है। ठीक है, तो ये तो जाएगा ही, लेस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शेयर सस्पेंस अकाउंट मीन्स, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन में नहीं आ गया है, बट अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है, बाकी है। ठीक है सर, तो बाकी है तो भैया सर जी कहो कि भैया बाकी हो तो बाकी रहने दे भैया, कोई मतलब ना हो, जो आगो उसी को मतलब हो भैया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए शेड्यूल 5, जैसे ही शेड्यूल 5 आप पढ़ेंगे समझ जाइए कि टाइप 2 बताता है। ठीक है, डायरेक्ट टाइप 2 के ऊपर आप दिमाग लगाइए। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल से रिगार्डिंग। अब देखिए सर, इसको बुक में सॉल्व किया, कॉपी में सॉल्व किए हैं, ये रफ है। केस 1 क्लास एग्जाम्पल 6 केस 1, इफ़ एज्यूम कंपनी इज़ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। प्रेफरेंस शेयर सर डायरेक्ट 15 लाख उठा के ले आए, इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट उठा के ले आए, जो पेडअप था 96 लाख, कैपिटल रिजर्व 1.5 लाख तो आने से रहा, रिवैल्यूएशन है तो 45 फ्री था, 45,000 को उठा के ले आए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 पूरा था, उठा लिए। डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट स्पेसिफाइड नहीं था, तो इसको भी सर उठा लिए। ठीक है, उठा लिए। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये ऐड होगा, तो सर ऐड करेंगे। माइनस इन्वेस्टमेंट, ये जो सर 75 लाख अमाउंट है, ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसलिए लेस हुआ, क्योंकि भाई आपका धंधा नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, बट आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका ये 75 लाख जो अमाउंट था सर, ये बिजनेस से बाहर गया, इसीलिए ये चीज़ लेस हुआ। ठीक है, इसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉस जो था सर आपका 15,25,000 का अब तक का, उसको भी लिख दिए सर, और फॉर्मेट से इन लोगों को माइनस किए। ठीक है सर, माइनस करेंगे तो सर आप इफेक्टिव कैपिटल पाएंगे, इसका टोटल और इसका टोटल, इफेक्टिव टोटल आ जाएगा ए, और ये बी और सी। इफेक्टिव टोटल के लिए आपको ए माइनस बी करना होगा सर, एंड यू गेट दैट वन। ओके, इसके बाद सर हम देखते हैं मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं, सिंस बिकॉज इफेक्टिव कैपिटल इज़ लेस देन 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ के नीचे है, 90,40,000 है, बहुत दूर है भैया,
और नेगेटिव में भी नहीं है, इसलिए सर आप कितना 60 लाख तक मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम केस 2 के तरफ। अगर इफ़ कंपनी एज्यूम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो धंधा ही इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, धंधा ही गंदा है तो लेस नहीं करेंगे भाई, आपका धंधा था, लेस नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में धंधा ही वही है, धंधा ही चुवई है, कैसे लेस हो भैया। ठीक है, तो इसीलिए नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल सेम आएगा, कैपिटल रिजर्व सेम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी सेम आएगा, 15% डिवेंचर भी सेम आएगा, पब्लिक डिपॉजिट भी सेम आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस भी सर सेम माइनस होगा। ठीक है, सिर्फ एक अंतर रहेगा, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होगा, ये अमाउंट सर नील रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरा सर धंधा है इसलिए वो लेस नहीं होगा, वो मेरा बिजनेस बाहर गया ही नहीं, तो मेरा सर काम ही है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस से पैसा बाहर नहीं गया, वो मेरा काम है, धंधा है मेरा कंपनी का। तो इसीलिए सर यहाँ पे इन दिस केस ये चीज़ लेस नहीं होती। ओके सर जी, क्या इशू होगा सर जी, इफेक्टिव कैपिटल सेम वैसे ही निकल जाएगा, ए माइनस बी कर लीजिए, आपका आ जाएगा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 60 लाख तक आप दे सकते हैं, बिकॉज इफेक्टिव कैपिटल इज़ लेस देन 5 करोड़। चलिए ये इस टॉपिक का लास्ट आंसर है, फेयर सॉल्यूशन है। कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल पर्टिकुलर्स वेयर एक्स लिमिटेड इज़ अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, और एक में ले लिए सर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आप देखेंगे ए पार्ट बना दिए और इसको बी पार्ट बना दिए, पेड अप शेयर कैपिटल सारी चीज़ वहीं, प्रेफरेंस शेयर डालें, इक्विटी शेयर डालें, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 15% डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीज़ों को सर ऐड कर दिए और यहाँ ए नाम से सर वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ए नाम से इसका टोटल निकाल लिए, फिर लेस बी इन्वेस्टमेंट सर नील ओनली इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनी था, पैसा इससे बाहर नहीं गया तो ये नील रह गया सर, और ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी था, इसका ये 75 लाख बिजनेस से बाहर चल गया। ठीक है, समझ लीजिए इस बैलेंस इस कंप्यूटेशन से बाहर चला गया, तो सर इसी वजह से इसको लेस करना पड़ा, और ये तो गया ही नहीं कहीं, तो लेस नहीं हुआ। ठीक है सर जी भैया, समझ लियो कि ये थारो गर्लफ्रेंड थी, अगर वो गई ही नहीं, वो गर्लफ्रेंड भाई शादी होगो तो भैया गई ही नहीं तो नील माइनस क्यों करो भैया। ठीक है, और ये कौन सा केस हो सर जी, ये वो केस हो भैया, गर्लफ्रेंड छोड़ को चली गई भैया, दूसरे बॉयफ्रेंड बना लियो छोरी ने, छोरों ने कहो जे भैया उदास हो, जिंदगी से गर्लफ्रेंड दी गई, दैट मीन्स जिंदगी से इन्वेस्टमेंट कंपनी का चला गया 75 लाख रुपये सर, तो इस वजह से माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे तो याद रहेगा भाई। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि करंट ईयर का पीएल जो कि डेबिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉस ओवरऑल उसको माइनस किए सर, बी का यहाँ कैलकुलेशन कर लिया अलग से, और इफेक्टिव कैपिटल जानने के लिए घटा दिए, इफेक्टिव कैपिटल के लिए सर ए माइनस बी किए, ए माइनस बी, यू गेट योर आंसर दिस वन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में मिलते हैं।